हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना जो जीके से है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के, ये क्वेश्चन अपने कर लिया था। पारदर्शिता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पारदर्शिता के बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है अपना, वो क्वेश्चन है अपना वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 के उत्पादन की तुलना में सत्य है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका कि ये सी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, सारे के सारे तिलहन और गन्ने के ऊपर ही दे रखे हैं। लेकिन 2023-24 में कुल तिलहन और गन्ने का उत्पादन घटा नहीं, घटा था। कुल तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई जबकि गन्ने में उत्पादन घटा नहीं। कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई और गन्ने के उत्पादन में बढ़ा था। तो ये सी वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों अपना, ये रीजनिंग का है, रीजनिंग वाले सर करवा देंगे और ये रीजनिंग का है। इसके बाद में हाँ, ये रहा अपना जीके का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर का आया था दोस्तों। तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है अपना वो है 18 अप्रैल 2024 को। देखिएगा पुराना करंट अफेयर पूछा हुआ है और जबकि फॉर्म इस साल भराए थे, ठीक है ना। तो 2024 में जो फॉर्म भर गए थे, तो इसी प्रकार से जैसे चतुर्थ श्रेणी का आगे जो एग्जाम लगेगा उस एग्जाम में भी आप लोग ध्यान रखें कि जब से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं उस सत्र का पूरा करंट अफेयर आप लोगों को याद में होना चाहिए। ये लता मंगेशकर गलत कर दिया इन्होंने। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ था विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल 2024 को? तो विराट कोहली की जो प्रतिमा उसका अनावरण हुआ था, एक अच्छे क्रिकेटर हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद में अगला रीजनिंग का है, राजस्थान के उत्तर में दो राज्य, हाँ ये अपना जीके का क्वेश्चन है वापस से, ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान के उत्तर में दो राज्य, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, ठीक है। देखो हरियाणा गुजरात, आप लोग राजस्थान का नक्शा एक बार दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसका प्रकार पतंगाकार है, यहाँ पर HR और PB ऊपर है, GJ इस साइड में नीचे की साइड में आ जाएगा GJ, ठीक है। गुजरात इस साइड में UP आ जाएगा, इस साइड में पूरा POK आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो आप नक्शे से एकदम कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो पंजाब और हरियाणा है वो उत्तर की साइड में है, ये उदा और पप्पू याद रखना है आपको, इससे आपकी दिशा भी निर्धारित हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन आता है अपना जीके की तरफ से है क्वेश्चन, देखते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन सर बता देंगे आपको। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना, हाँ ये रीजनिंग का, ये अपना जीके का है। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो अपना, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने कि भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थी। कुछ लोग 7 कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं चैनल वाले 7, वो बिल्कुल गलत है सरासर। 15 जो थी वो महिला सदस्य थी, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, वो क्वेश्चन आता है उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बना हुआ है, और चंबल नदी में कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। ये जब यहां से मिलती है तो 84 गढ़ से आगे निकलने के बाद में, तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोधपुर शहर की सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, राव जोधा के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। और इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है अपना वो है भौतिक परिवर्तन, साइंस की तरफ से क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक गुण जैसे आकृति, अमाप, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। भौतिक गुण दोस्तों, जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें भौतिक में ही परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक गुण नहीं बदले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाँ बनी ठनी, बनी ठनी बेसर पेन के, ये किशनगढ़ की जो शैली है वो बनी ठनी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नागरी दास, आपको थोड़ा सा चित्रकला की ओर ले जाता हूं मैं, तो चित्रकला में इसका बिल्कुल पूरा से पूरा जिक्र किया हुआ है अपन ने, और इसको भी आगे देखेंगे अपन, अगली क्लासों में देखने को मिलेगा अपने को। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्था RITI का उद्देश्य नहीं है? RITI, ठीक है, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार का उद्देश्य नहीं है।
राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत निर्देश तैयार करना, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों, भौतिक वित्तीय जनशक्ति का अनुमान लगाना। ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन होगा वही क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसका मतलब इसने उल्टा पूछा हुआ है, नहीं का नाम आ रहा है, जो नेगेटिव है वो बताना है, पॉजिटिव चीज यहाँ पर नहीं बतानी है। पॉजिटिव 3 है, एक नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों एक और क्वेश्चन हो सकता है अपना, देखते हैं अपन। नहीं, इसके बाद में दोस्तों तो इस प्रकार से ये पूरा जो पेपर है, ये एक और क्वेश्चन है अपना 100 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहां लागू नहीं किया जा रहा है? सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र। BDAP जो कार्यक्रम है वो सीमा क्षेत्र के जो जिले हैं, श्रीगंगानगर में किए जाएंगे, बाड़मेर में किए जाएंगे, जैसलमेर में किए जाएंगे, लेकिन अलवर में नहीं किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अलवर है वो आपका यूपी टच में आ जाएगा और ये इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो पेपर था वो पेपर आप लोग अपना मिलान करें, अपने मार्क्स देखें और कट ऑफ और इसका जो रिजल्ट है उसका इंतजार करें। और जय हिंद क्लासेस के जो चैनल है उसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे इंस्टाग्राम सारे चीजें जय हिंद क्लास के नाम से बनी हुई है जो सोशल मीडिया, उन पे बार बार आप स्क्रॉल करते रहें ताकि आपको नई जानकारी, नई अपडेटें मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अपन साथ में जो ये फर्स्ट पारी का पेपर था दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड पारी का पेपर है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पारी का जो पेपर है वो पेपर भी अपन देख लेते हैं साथ का साथ जीके का, क्योंकि रीजनिंग का जो है सर वो आपको रीजनिंग का करवा देंगे सर, मेरा जीके का और साइंस का जो पोर्शन है वो मैं आपको साथ के साथ करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न पत्र है आपका पूरा। हाँ जी, आ जाइए आप वापिस उसी यथावत स्थिति में। जिन लोगों का फर्स्ट पारी का पेपर है वो भी देखें और सेकंड पारी का है वो अपना पेपर लेके बैठें ताकि आपको साथ के साथ टिक कर सके आप। ठीक है दोस्तों, अगला देखो अपना जीके का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है इस पेपर में, वो भी देखते हैं अपन। अभी इस पेज के ऊपर अपना जीके का क्वेश्चन एक भी पुटअप नहीं हुआ था, आगे आ जाएंगे, अभी बहुत सारे हैं अपने जीके क्वेश्चन। जीके का ही वेटेज था इसके अंदर बहुत ज्यादा। हाँ, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प है? ठीक है, तो ये आपका सिरोही रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरोही। दूसरा क्वेश्चन है साथ के साथ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है, तो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, राजस्थान में ब्लू कॉलर बैंक कर्मचारी नहीं, देखो ये जो कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करने वाले ये भी नहीं होंगे, कर्मचारी बैंकों के ये भी नहीं होंगे, घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाले ये भी नहीं होंगे, कोई नौकरी कर रहा तो होगा कौन? राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर हैं, वो क्या होंगे आपके दोस्तों? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जीके की तरफ से है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों इसका सीधा सीधा आंकड़ा अगर आप हर साल निकाल के देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1,67,964 रुपए है, वो क्या होगी? आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका जीके की तरफ से ही है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण पर शपथ कौन दिलाता है? पद ग्रहण पर भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर नियुक्त होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर नियुक्त होती है दोस्तों। किसके अंदर होती है? राज्यपाल के अंदर नियुक्त होती है। मुख्यमंत्री के पास में कार्यपालिका की शक्तियां नहीं होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता शर्त नहीं है? ठीक है, अगर योग्यता शर्त नहीं है वो देखना है आपको, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल ये शर्त होनी चाहिए और है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है जिसको वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ये बात गलत है भाई, यहाँ पर आवश्यक शर्त नहीं है, नहीं पूछा है, ये बाकी तीनों तो है, बाकी तीनों तो है, लेकिन गलत है वही क्या है आपका राइट होगा। तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपने राज्यपाल हैं, वो इस राज्य के नहीं है, दूसरे राज्य के, फिर भी उनको नियुक्ति दी जा चुकी है। अपने उदयपुर के भी है राज्यपाल, वो भी अभी बाहर है, असम में है, तो असम में दूसरे को बनाया जा सकता है, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन है, वो प्रथम सचिव थे। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो वो 7वां है। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, जीके की तरफ से नहीं है, जीके की तरफ से 21वां क्वेश्चन है अपना। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? देखिएगा, मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है। ग्रसनी में बिल्कुल होता है। ग्रास नली में बिल्कुल होता है। मलाशय में बिल्कुल पाचन तंत्र होता है, पाचन होता है। लेकिन श्वास नली केवल श्वास लेने के लिए काम आती है, न कि पाचन के लिए काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है इस पेपर का, जेल बेरी की सेकंड पारी का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान देवे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम है उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। क्योंकि सेकंड पारी में जो फर्स्ट पारी का जो पेपर दिया था उसको देखते हुए सेकंड पारी में कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आए थे, मैं भी बता दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग क्षय रोग है, वो संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान कर सकता है वो जैविक स्थिति मरुस्थलीकरण है दोस्तों। क्या है आपकी? मरुस्थलीकरण। डी ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? उसके लिए प्रदूषण शब्द का उपयोग किया गया है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है ये। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देखिएगा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि पहले पूछा था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, अब यहाँ पर पूछा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन करता है, तो यहाँ पर भी कलेक्टर महोदय करते हैं। तो वहां पर भी कलेक्टर महोदय है, वो क्या बन के बैठे हैं? वहां पर राज्य के मुख्य सचिव बन के बैठे हैं। राज्यपाल को इनको टाइम नहीं है, इनको भी टाइम नहीं है, इनको भी नहीं है, इनको भी नहीं है। टाइम किसको है? इनको, क्योंकि नीतियां गढ़ने का काम इनका है, तो यही मैनेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस सुपर चक्रवात का नाम बताइए। उस सुपर चक्रवात का नाम पहचानिए जिसने 2020 में पश्चिमी बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल और ओडिशा को अत्याधुनिक नुकसान पहुंचाया था। 2020 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था अम्फान। क्या नाम था? अम्फान। दोस्तों अम्फान एक चक्रवात का नाम दिया था अपने जो भूगोलवेता थे उन्होंने इसको, और अम्फान है, उन्होंने बहुत उड़ीसा और उसमें नुकसान किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य था। ये मध्य प्रदेश है। गैस त्रासदी, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पर लीकेज हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पर ये त्रासदी हुई थी। ये मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है इसको। निम्नलिखित में से किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऐसी कौन सी संस्था है जो मतलब एक राज्य के टुकड़े करके 2 राज्य बना सकती है? तो वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन संसद के अंग है। संसद के अंगों में जो सांसद बन के यहाँ से जाते हैं, वो वहां पर असेंबली में जाकर क्या करेंगे? वहां जाके इसकी नीतियां बना सकते हैं। ज्यादा आबादी होने के बाद में अलग राज्य बना सकते हैं, अलग राज्य की मांग होने पर अलग राज्य बनाते हैं, नीतियां गढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा क्या किया गया था? इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया था, हाथों से लिखा था इन्होंने इटैलिक शैली में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति। संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। देखिए संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी,
9, 11 और 13, और सबके आगे है कि दिसंबर 1946, यहाँ पर क्या हुई थी, 3 बैठकें हुई थी। इसके बाद में दोस्तों यदि कोई PIO अनजाने में छूट जाती है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, यदि कोई PIO अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है, क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी निम्नलिखित में से, हाँ या RTI अधिनियम या उसके तहत किसी अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी की किसी भी कार्रवाई पर लागू होता है, नहीं ये लागू नहीं होता है। सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण किसी भी PIO पर लागू नहीं होता है, ये सी ऑप्शन है, वही क्या है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। देखो गोंडवाना भूमिका है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला हिस्सा है, और जो मैदानी भाग है वो किसका हिस्सा है, तो वो आपका तैतीस सागर का हिस्सा है, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, साथ में देते तो बहुत अच्छा रहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है, अरावली ही ऐसा है जिसके समांतर होकर मानसून निकल जाता है और एक साइड में बारिश ज्यादा होती है, मरुस्थल में बारिश कम होती है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के संबंधित कौन सा कथन सही है, इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, यहाँ पर मात्रा की कमी होती है, तो ये आपका कथन सही नहीं है, वो कौन सा है, ये है। ठीक है, बाकी का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये तो सबने सही किया होगा, या किसी ने ये भी गलत कर दिया, खेजड़ी वृक्ष है उसको कल्पवृक्ष के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान में ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है दोस्तों, कौन सी है, गुरु शिखर। आप लोग एक ट्रिक से भी याद रखते हो, गुरु से जरा आशा रखो तारा, ये ट्रिक है जो भूगोल के सर बताते हैं, इससे भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है, निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, डीडवाना इतनी बड़ी नहीं है, स्थलबद्ध क्रम में देखा जाए तो सांबर झील है, वो क्या है आपकी स्थलबद्ध झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि 2011 के बाद में अगला जो साक्षर जिला बना है वो दूसरा हो चुका है, लेकिन ये किसी ने पेपर दिया है तो उसने गलत कर दिया, झुंझुनू नहीं है, झुंझुनू सीकर अब बनने वाले, अब जनगणना होगी तो अब आएगा नया वर्जन। 2011 की पूछा है तो 11 में तो कोटा शिक्षा का हब कहलाता था और आज भी कहलाता है, एलएन वगैरह बड़ी बड़ी कोचिंगें चलती हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को, देखो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि उस फर्स्ट पारी से क्वेश्चन सेकंड पारी में रिपीट हुए हैं, ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन रिटर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बना दिया गया, उत्तर का प्रश्न बना के रख दिया गया, सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्योंकि वहां पर था कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन से नेशनल हाईवे को अजमेर से जयपुर जोड़ा गया है, ऐसी बात पूछी गई थी, ऑप्शन में NH संख्या 8 थी। अब यहाँ पर पूछ लिया किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया। 6 लेन का मतलब स्पीड लाइन है, ठीक है दोस्तों, और स्पीड लाइन में स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कितने दिवस कर दी गई है, तो वो 125 दिन कर दी गई है, 125 दिन, पहले 100 दिन थे उनको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु, राठी गाय है, कामधेनु कहलाती है, बी ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या क्या पहल की गई है उसके लिए, और सबसे अच्छी बात, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको कथन के कारण दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है, 4 दे रखे हैं, उनमें से आपको पॉइंट बना रखे हैं अलग अलग। महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन बिल्कुल देते हैं। महिला किसानों को कीमत पर बीज, मिनी किट का वितरण, और राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है। ठीक है, तो अब देखो हर महिला को
राजस्थान सरकार ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं करवा सकती, इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, और महिला किसानों को कीमत पर बीज बीने किट वितरण कर, नहीं सर, कीमत पर तो कर ही नहीं सकती सरकार, ये तो फ्री कर रही है किट, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। आपको विकल्प वो चुनने जो सही है वास्तव में, तो एक और दो दोनों लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर एक राइट है आपका, एक और दो दोनों सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संसाधन है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। ठीक है, ये कौन सी संस्था है, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हाँ पंचायती राज, ये हो गया आपका राजीविका, राजीविका जो चल रहा है वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था, ये हो जाएगा आपका आंसर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। अगला अपना आ जाएगा जीके का क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आएंगे आगे। सुरेंद्र ने अजय से कहा, कह दिया होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका जीके का, आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है, क्या 2002 को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है सर, उसके नियम नहीं लिए गए इसलिए निरस्त कर दिया गया, पहला ऑप्शन सही है आपका। आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है, ये इन्होंने जिन्होंने किया है वो गलत कर दिया है यहाँ पर, इनका ऑप्शन होगा सही होगा बी वाला सही होगा, कौन सा होगा, बी वाला। धारा 6(3) में ये हस्तांतरण के बारे में कौन बताता है, धारा 6(3) वाला बताता है, ना कि धारा 7(5) वाला बताता है, गलत कर दिया, इनका गलत हो गया है, जिसने भी किया, जिसका भी पेपर है कोई दिक्कत नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया, सर वैसे तो 21 जून 2005 आता है, लेकिन यहां पर अधिनियमित की बात की है तो ये क्या आ जाएगा, 15 जून 2005 आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 15 जून 2005 होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, रामसा पीर नाम से, रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है इनका, ठीक है, लक्की मेला भी बोलते हैं इसको, 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, लक्की मेला करौली में भी लगता है, केला देवी का, ठीक है ना, लाखों लोग आते हैं इसलिए लक्की मेला। उस ख्याल का नाम बताइए जो सामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण करता है। देखिए सर, ये हेला ख्याल करता है, जयपुरी ख्याल, कन्हैया ख्याल और शेखावाटी ख्याल ये नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेंस में रख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि कन्हैया ख्याल और हेला ख्याल ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बोर्ड क्या माने, बोर्ड हेला ख्याल माने तो लगभग ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों समकक्ष दे दिए गए दोनों ऑप्शन। ठीक है, अगला है, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ये जानकीलाल भांड ने किया था, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो एमएम आएगा, कोई खान खान करके आ रहा है, वो नहीं है, जानकीलाल भांड होगा। ठीक है, ध्यान में रखना इसका भी। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से, पहले भी आ चुका है, मैंने बताया था आपको, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है, भीलवाड़ा से कहां से, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा है, सूर्यमल मिश्रण, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ध्यान में रखिएगा। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है, जीण माता का, जीण और हर्ष, याद रखना, हर्ष इसका भाई था जीण माता का, और मंदिर वहीं पर है। ठीक है, जीण माता का मंदिर है। नीचे दिए गए कथन, कथन कथन कथन, नीचे दिए गए कथन, ये भी अपना नहीं है क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन और आगे आएगा, जीके के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के सर आपको बढ़िया तरीके से सोल्व करवाएंगे, और आप लोग बने रहिएगा अपने इस चैनल पर। इस्तीफे वाला ये भी कथन निष्कर्ष सर करवाएंगे। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाले हैं, बहुत ही ज्यादा, दोनों पेपर में देखा जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले जीके के, लेकिन कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। अगला है अपना, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सर ये वानखेड़ा स्टेडियम तो एसएससी जीडी में पूछा हुआ था 2018 में क्वेश्चन, वानखेड़ा स्टेडियम कहां पर है, ये वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है, एमएच, इसका ध्यान रखना आप लोग, बार बार रिपीट होते हैं, हर क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोग बस देखने का नजरिया, कभी प्रश्न का उत्तर बना दिया जाता है, कभी उत्तर का प्रश्न बना दिया जाता है, देखना अपने को है कि अपन को क्या करना है।
अगला है राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो ये सर अपने राइजिंग राजस्थान तो जयपुर में किया गया था। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जोधपुर नहीं कर सकते इसको, पोखरण एक उपयुक्त जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का परमाणु या शक्ति या फिर प्रदर्शन या अभ्यास के लिए सबसे उचित जगह है वो पोखरण है, क्योंकि आस पड़ोस कोई पेड़ पौधे नहीं है और बड़ा खाली स्पेस है, इसलिए वहां उसी को चुनते हैं भारत के सारे जो भी परीक्षण किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष या महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था? ये आजकल क्रिकेट वाले जो चल रहे हैं वो अगर उन्होंने पेपर देने बिठा दो तो उनको सब याद है, ठीक है। तो ये मिताली राज थे, उन्होंने क्या किया था, ये 2005 और 17 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए, मिशन इंद्रधनुष, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। लिंगानुपात में वृद्धि और महिला समानता को बढ़ावा देने के लिए कि बेटे को पढ़ा रहे हो तो बेटी को भी पढ़ाओ। वैसे आप लोग लड़के इस वहम में है कि हम बहुत ज्यादा है, लेकिन यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें रैंक 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी लड़कियां हैं, तो वैसे लड़कियां पीछे नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला देखिएगा आप, साइंस की तरफ से क्वेश्चन है अपना, मोमबत्ती जलने के दौरान क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक होता है, केवल भौतिक होता है? ना तो भौतिक ना ही रासायनिक, तो भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती जलने पर, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं, वही धातुएं ही होती हैं सर। अगाध वर्धनीयता तत्व वो जो सोना कहलाता है, सोना है, अगाध वर्धनीयता है, तन्यता ज्यादा है, जिसको पीटा जा सकता है। 1 ग्राम सोने का 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? पीबीओ, पीबीओ क्या है आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। अगला, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो तो उसका, एक सेकंड ये बीच में आ गया था, हाँ, अनंत पर हो तो उसका दर्पण निम्नलिखित प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, फोकस पर, दर्पण के पीछे, ए ऑप्शन सही होगा आपका। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, फोकस पर दर्पण के पीछे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह जो F1PD के स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता कहलाता है, वह अप्रभावी लक्षण। स्वयं के अप्रभावी, जो अभिव्यक्त करता है नहीं करता वो अप्रभावी, और जो करता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। ये एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है अपना, लेकिन जीएस और जीके दोनों एक ही सब्जेक्ट में माने जाते हैं और दोनों का एक साथ चलता है, ठीक है। अगला कथन निष्कर्ष का आ गया फिर से वापस, और आगे सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या है, रीजनिंग के है। तो दोस्तों आप लोगों को सर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, आप लोग बने रहिए जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने मार्क्स मिलाइए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जय हिंद क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जेल प्रहरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, पर सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन करें उससे पहले अपने पिछले सेशन के अंदर जब हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसकी वजह से पूरे क्वेश्चन अपन अटेंड नहीं कर पाए। तो पहले जहां तक अपन कर पाए थे उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, और वो पेपर सॉल्यूशन होने के बाद में अपन सेकंड शिफ्ट की ओर चलते हैं, और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन अपने रीजनिंग से और मैथ से पूछे गए हैं उनको अपन हल करने वाले हैं। तो चलिएगा पहले अपन देखते हैं जेल प्रहरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो अपन ने क्वेश्चन बच गए थे अपने उनको हल करने वाले हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 75 तो अपन ने क्वेश्चन सारे अटेंड कर लिए थे, और 75 के बाद में अपने को रीजनिंग के क्वेश्चन देखने थे। तो क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ हम देखने वाले हैं, और क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 75 तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कथन और धारणाओं से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? कथन और धारणाओं से संबंधित है। और कथन क्या कहा हुआ है दोस्तों, देखिएगा कथन कहा हुआ है, देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह कपड़े का आयात जारी रखता है। दोस्तों कोई देश है और देश है एक्स जिसके अंदर कपड़ा कारखानों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, कपड़ों का आयात बाहर से जारी रख रहा है रेगुलर। तो इसके पीछे अपन क्या क्या धारणाएं लगा सकते हैं? तो देखिएगा धारणा फर्स्ट कह रही है एक्स के प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग
बढ़ रही है। दोस्तों कोई भी देश कपड़े का आयात कब ज्यादा करेगा, जब उसके अंदर क्या हो रही होगी, कपड़े की या किसी अन्य वस्तु की आयात की उसकी मांग बढ़ रही होगी, तभी वो आयात कर रहा है। तो ये कथन एकदम धारणा एकदम सही होने वाली है कि एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही होगी, तभी दोस्तों वो क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। देखिएगा सेकंड धारणा देखते हैं, एक्स की कपड़ा फैक्ट्रियां अकुशल है। दोस्तों अपन ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स की कपड़ा फैक्ट्री अकुशल है, क्या पता उसके अंदर बहुत ज्यादा मांग हो रही इसलिए आयात करना पड़ रहा हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अकुशल है। इसका मतलब सेकंड धारणा गलत होने वाली है। तो धारणा हमारी एकदम परफेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, केवल धारणा एक निहित है या धारणा एक अनुसरण करती है। ये 75 का आंसर रहने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 76 क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर 4 आकृतियां दी है, उसमें से हमें क्या करना है, जो भिन्न आकृति है उसको छांटना है। तो देखिएगा पहली आकृति में क्या दिया हुआ है, तो पहली आकृति में देखिएगा ऊपर क्या है, तीर के निशान 2 है और नीचे की तरफ क्या है, 1 है। इसमें देखिएगा यहाँ ऊपर की ओर तीर के निशान कितने हैं, 3 है, नीचे 2 है, अर्थात ऊपर से नीचे क्या है, 1 कम है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 से नीचे कितना है, 1 कम है, 3 है। पर यहाँ पर दोस्तों उल्टा हो गया है ना, यहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। इसका मतलब यह आकृति क्या है, ऋषभ है, ये आकृति सबसे अलग है। तो डी अपना आंसर है। और डी किसके अंदर मिलने वाला है, डी अपना मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। ये आपके साइंस से संबंधित होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपके पॉलिटी से होने वाला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 84। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 अपना फिर से किसका रहने वाला है, रीजनिंग का रहने वाला है। तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर कोई समानता है और एक ऑप्शन इससे भिन्न होने वाला है। तो वो भिन्न ऑप्शन जो है वो हमको ढूंढकर निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है सम चतुर्भुज, पहला ऑप्शन है हमारा सम चतुर्भुज। और दोस्तों जो सम चतुर्भुज होता है, इस चतुर्भुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है। उसके बाद देखिएगा समलंब चतुर्भुज, और पीछे आ रहा है चतुर्भुज, इसका मतलब इसके अंदर भी कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। देखिएगा यहाँ पर आयत, आयत के अंदर भी कितनी भुजाएं होती है, तो आयत के अंदर भी कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। तो हमें पूछा हुआ है विषम क्या है, तो विषम दोस्तों पंचभुज रहने वाला है। क्या रहने वाला है, पंचभुज रहने वाला है। क्योंकि पंचभुज में कितनी भुजाएं होने वाली है, पंचभुज में 5 भुजाएं होने वाली है। जबकि सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और आयत, इन तीनों के अंदर 4-4 भुजाएं होने वाली है। तो अपना जो विषम आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पंचभुज, इसका आंसर आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 के बाद आने वाला है 85। यह आपके किससे संबंधित होने वाला है, यह आपके ज्योग्राफी से संबंधित होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ये आपका फिर से रीजनिंग का रहने वाला है। तो चलिएगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, पहले शिफ्ट में ज्यादातर इन्होंने ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछकर क्या किया है, एक ही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सके हैं। कथन और निष्कर्ष के हमें 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पूरे सिलेबस को इन्होंने 5 से 7 टॉपिक के अंदर समेट लिया है। तो कथन और निष्कर्ष इसको भी हमें ध्यान से देखना होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये कथन क्या दिया हुआ है, मृत्यु अपरिहार्य है। मृत्यु अपरिहार्य है, इसका मतलब मृत्यु आनी ही आनी है, इसको टाला नहीं जा सकता है। और इसका निष्कर्ष क्या निकाल रखा है कि मनुष्य नश्वर है। दोस्तों मृत्यु अपरिहार्य है, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि मनुष्य नश्वर है। तो ये कथन क्या होने वाला है, ये निष्कर्ष गलत होने वाला है, इससे कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसका भी किसी से संबंध नहीं आ रहा है। तो न तो ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये न ये करेगा। तो इसका आंसर रहने वाला है न तो फर्स्ट न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 अपना फिर से किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, सीरीज। और इस सीरीज के आधार पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आ रही है, डिजिट आ रही है, उस डिजिट का पता लगाना है। तो देखिएगा सबसे पहले इस सीरीज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा जब इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है 630, उसके बाद 666 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 630 से जब हम 666 पर जाते हैं तो कितने ऐड करते हैं, 36, कितने 36। इसके बाद देखिएगा
66 से अपन 91 तक जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, इसके अंदर 25 ऐड करते हैं तब जाके ये आता है। उसके बाद देखिएगा 91 से जब आप 7 पर जाओगे तो 9 और 7 16, कितना हो रहा है 16 ऐड हो रहा है प्लस 16 हो रहा है। तो दोस्तों हम 7 से जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ रहा है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बढ़ने वाला है 3 का स्क्वायर, 9 बढ़ने वाला है 707 के अंदर प्लस 9 ऐड कीजिएगा, आंसर आने वाला है 716। क्या आने वाला है 716 आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है 716 716। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ये फिर से आपका किससे होने वाला है, आर्ट एंड कल्चर से। चलिएगा आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 अपना फिर से किसका रहने वाला है, रीजनिंग का रहने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है। दोस्तों 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं, जबकि एक जो आपका ऑप्शन है वो अलग होने वाला है। तो वो अलग ऑप्शन है वो हमें देखना है। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो अल्फाबेट दिए हुए होते हैं हमें उनको क्या करना है, नंबरिंग के डालनी है, उनके ऊपर नंबर लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले के, दोस्तों के का क्या होता है, के को अगर लिखें तो इसका नंबर आता है 11, कितना आता है 11। उसके बाद देखिएगा जे, जे का क्या होता है HIJ, 8 9 10, इसका होता है 10, जे का कितना होता है 10 होता है। एल का कितना होता है 12 होता है दोस्तों। और उसके बाद देखिएगा आई, एच के बाद आई, इसका होता है 9। तो इसके अंदर अगर पैटर्न देखें हम तो देखिएगा 6 और 5 को मैं जोड़ता हूं तो आते हैं 11, क्या आते हैं 11। यहाँ मैं 9 और 1 को जोड़ता हूं तो आते हैं 10, यहाँ 3 और 9 को जोड़ता हूं तो आते हैं 12, लेकिन यहाँ 3 और 7 को जोड़ता हूं तो 10 आने चाहिए। 10 मतलब यहाँ पर भी जे आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये इनसे भिन्न है। इन सब में क्या कर रखा है, दोनों की डिजिट को जोड़कर जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, जबकि सी के अंदर 10 की जगह 9 लिखा हुआ है, तो ये आपका सबसे भिन्न होने वाला है। तो 91 में ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 फिर से अपना किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। तो चलिएगा देखिएगा, इसको करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अपने को क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, और पाई चार्ट के अंदर कुछ डिजिट और कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर क्या संबंध है देखना है अपने को। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं, हम क्या कर लें नंबरिंग, तो देखिएगा किस प्रकार से ये बी जो होता है ये 2 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ये आता है 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और जे आता है 10 पर, और एल आता है 12। इसका मतलब दोस्तों दोनों की सीक्वेंस में एक सीरीज चल रही है 2 4 6 8। तो यहाँ पर 8 नंबर पर कौन आने वाला है दोस्तों, 8 नंबर पर आने वाला है एच, क्या आने वाला है एच आने वाला है। एच का कर्मा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ एच आने वाला है। साथ ही देखिएगा पीछे क्या है 2 4 6 8 10, इधर से भी क्लॉकवाइज की सीरीज चल रही है, और क्लॉकवाइज सीरीज चल रही है वो नंबर के अंदर चल रही है, और एंटी क्लॉकवाइज चल रही है वो आपकी किससे चल रही है, अल्फाबेट में चल रही है। तो इधर से देखिएगा 6 के बाद यहाँ क्या आने वाला है 8 आने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी H8 आएगी। H8 कहाँ है अपना दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है H8। तो H8 ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों ये भी अपना किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। चलिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 किससे संबंधित है, श्रृंखला से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्रृंखला से। तो दोस्तों श्रृंखला से भी हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इस टॉपिक को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमें। और दोस्तों ये जितने भी टॉपिक है ये आपको जय हिंद क्लासेस के प्लेलिस्ट में करवा दिए गए हैं, तो क्लासें अगर आपने नहीं देखी उन क्लासों को जरूर देखिएगा, इनका आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो देखिए चलिएगा देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 59, और 59 से दोस्तों आई है 68, और इसके बाद सीरीज क्या हो रही है, निरंतर बढ़ते जा रही है। इसका मतलब या तो इसके अंदर जोड़ हो रखी है या गुणा हो रखा है तभी सीरीज बढ़ रही है। चलिएगा यहाँ पर 69 से जब मैं 68 पर आता हूं तो दोस्तों इसमें मैं कितना करता हूं, +9 करता हूं। और देखिएगा 68 से जब 77 पर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या करना होता है, +9 करना होता है। जब 77 से 83 पर आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, +6 करते हैं। 83 से जब 89 पर आते हैं इसमें क्या करेंगे, +6 करेंगे। और 89 से जब 92 पर आते हैं तो यहाँ हो जाता है +3। तो दोस्तों यहाँ पर पैटर्न हमारे समझ में आ गया है। पहले क्या कर रखा है, 3-3 के क्रम में घटा रखा है संख्या को, 2-2 बार करके कर रखा है, जोड़ रखा है। यहाँ +9 किया, यहाँ +9 किया, यहाँ 83 में +6 किया, यहाँ +6 किया,
यहाँ +3 क्या दोस्तों, यहाँ पर भी कितना करेंगे, +3 करेंगे। 92 92 के अंदर 3 जोड़ेंगे दोस्तों, कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। आंसर आने वाला है 95, जो किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 97 ये आपके पॉलिटिशियन होने वाला है 98। दोस्तों 98 फिर से अपना रीजनिंग का रहने वाला है। तो चलिएगा इसको भी करने का प्रयास करते हैं। और 98 जो दिया हुआ है क्वेश्चन अपने को किस टॉपिक से है, ये आपके ब्लड और रिलेशन टॉपिक से रहने वाला है। तो चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है। और कौन कर रहा है, करते हुए सूरज ने कहा। किसने कहा, सूरज ने कहा। दोस्तों सूरज यहाँ पर क्या है, स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला है। और क्या कहता है, वह मेरी दादी की बेटी। दोस्तों मेरी दादी की बेटी मेरी क्या होने वाली है, मेरी दादी की बेटी मेरी क्या होने वाली है, बुआ होने वाली है। और का इकलौता भाई, और मेरी बुआ का इकलौता भाई, अगर इकलौता भाई है तो दोस्तों वो क्या होने वाले हैं, मेरे पिता होने वाले हैं। और यहाँ क्या हुआ है, सूरज का उस आदमी से। दोस्तों एक तो रहा आदमी और एक रहा सूरज। क्या रहा, सूरज। ये जो आदमी है, ये आदमी क्या है, पिता है। और ये सूरज क्या है, ये पुत्र है। क्या है, पुत्र है। तो हमें पूछा है आदमी से, उस आदमी से, मतलब इस आदमी के लिए ये क्या होने वाला है, इस आदमी के लिए ये पुत्र होने वाला है, पुत्र होने वाला है या होने वाला है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है, पुत्र या बेटा। ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 98। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद आने वाला है 99। ये भी अपना रीजनिंग से होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे फिर से किस टॉपिक से आया है, आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला का अनुसरण करती है। दोस्तों श्रृंखला का अनुसरण करती है, इसके आधार पर, इस ऑप्शन के आधार पर एक श्रृंखला बनाई हुई है। और 4 हमें दिए हुए हैं चित्र, डायग्राम दिए हुए। इसके आधार पर 5वां डायग्राम क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले हमें समानता देखनी है, क्या हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों फर्स्ट डायग्राम से जब मैं सेकंड डायग्राम पे जाता हूं तो क्या दिख रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है और ये है आपके पूर्ण विराम यहाँ पर आ रहा है। और ये दोनों दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चेंज। क्वेश्चन मार्क नीचे आ गया, ये आपका ऊपर आ गया, फिर आगे देखिएगा वापस ये चेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो फिर से चेंज होगा ये दोस्तों। और क्या होगा, और यहाँ पर अगर ये आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क अब क्या आने वाला है, ऊपर आने वाला है, क्वेश्चन मार्क ऊपर आने वाला है। इसका मतलब ये और ये गलत होने वाले हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद में क्या है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्लस है। इस प्लस के बाद पहले इसके स्थिति सेम रखी, इन दोनों ने स्थिति चेंज की, उसके बाद इन दोनों ने स्थिति चेंज की, उसके बाद इन दोनों ने स्थिति चेंज की। इसका मतलब अब ये स्थिति चेंज करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को और अपने से भी करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 100, क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, इनसे समानता नहीं रखता है, वो अपने को बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फ्रॉक दी हुई है। और फ्रॉक क्या है, ड्रेस है। तो दोस्तों जो ड्रेस है, इस ड्रेस के अंतर्गत ही आती है फ्रॉक। क्या आती है, फ्रॉक आती है। बाद में देखिएगा कुर्सी और फर्नीचर। दोस्तों इस फर्नीचर के अंतर्गत ही आता ही कुर्सी। क्या आती है, कुर्सी आती है। बाद में देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है गुलाब और फूल। दोस्तों इस फूल के अंतर्गत ही क्या आता है, गुलाब आता है। क्या आता है, गुलाब आता है। उसके बाद देखिएगा केला और सेब। तो दोस्तों इस सेब के अंतर्गत केला नहीं आता है, जबकि ये दोनों क्या है, दोनों ही अपने आप में फ्रूट है। क्या है, फ्रूट है। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इसके अंतर्गत आता है, इसका बड़ा ग्रुप है, इसका पार्ट है। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है केला और सेब, क्योंकि दोनों ही ये आपस में क्या है, फ्रूट है, तो आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये आपके फर्स्ट शिफ्ट का आंसर होने वाले हैं सारे, और इनको अपने क्या किया है, ध्यान से देखा है। तो चलिएगा अब अपन सेकंड शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा सेकंड शिफ्ट पर लेते हैं। ये दोस्तों अपने जेल प्रेरी शिफ्ट नंबर सेकंड थी। इस सेकंड शिफ्ट को अपन हल करने वाले हैं। पहली शिफ्ट को अपन ने हल किया, बहुत अच्छे से हल किया, और दोस्तों उनको साथ साथ में आपने भी करने का प्रयास किया होगा। और सेकंड शिफ्ट के अपन आंसर करने वाले हैं और रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिएगा
चलेगा दोस्तों, इनके क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इनको स्टार्ट करते हैं, चलिएगा फिर से। तो जो शिफ्ट नंबर सेकंड है दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, और पहला ही क्वेश्चन अपना किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। चलिएगा इसको हल करने का प्रयास करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को साथ साथ में करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नवनीत ने प्रीत से कहा, किससे कहा, नवनीत ने प्रीत से कहा, और क्या कहा, हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, क्या हूँ, मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, नवनीत ने किससे कहा, प्रीत से कहा, किससे कहा, प्रीत से कहा, और प्रीत से क्या कहा नवनीत ने, हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूं, तुम मेरी बहन नहीं हो। दोस्तों माँ की बेटी है, एक ही व्यक्ति किसी माँ की बेटी होगा तो क्या होगा, या तो वो दोनों बहनें होंगी, या दोनों भाई होंगे, या बहन और भाई हो सकता है, या भाई या बहन हो सकता है। और ये कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी क्या नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ। दोस्तों अगर वो बहन नहीं होगी तो क्या होगी, भाई होगा, क्या होगा, भाई। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या रहने वाला है, बी, भाई रहने वाला है। दोस्तों दोनों ही एक ही माता पिता की संतान है, तो वो आपस में या तो भाई बहन होंगे, या भाई भाई होंगे, या बहन बहन होंगे। अगर बहन नहीं है तो क्या होगा, भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है, किसे दिया हुआ है, आकृति से दिया हुआ है, चित्र आगे को पूरा करना है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर क्या फॉलो किया हुआ है, तीर के निशान है दोस्तों, इनको घुमाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमाया हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ से 45 के डिग्री के एंगल पर इसको घुमाया, इसको, और यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर इसको घुमाया। दोस्तों इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा, इसको, इस वाली आकृति को यहाँ से इस आकृति को 45 डिग्री घुमाया है, यहाँ से वापस इस आकृति को 45 डिग्री घुमाया है, और किस डायरेक्शन में घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से पैटर्न और यहाँ से हमें पैटर्न समझ में आ गया है। तो यहाँ पर इस आकृति को भी हमें कितने डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है, और किस डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस आकृति को इस प्रकार से जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी, कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा ये दोस्तों किस ऑप्शन के अंदर है, तो ये आपके होने वाला है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसके अंदर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई समान श्रृंखला जारी रखता है। दोस्तों एक श्रृंखला दे रखी है, ये श्रृंखला निरंतर चलते आ रही है, इस श्रृंखला के अंदर कोई न कोई संबंध है, और अपने को वो डायग्राम यहाँ पर सजेस्ट करना है, बताना है, तो इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखिए। तो देखिएगा इसके अंदर क्या श्रृंखला चल रही है, इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले दे रखा है त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी है, 3 है। उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है चतुर्भुज, इसके अंदर भुजाएं कितनी हो गई, 4। इसके बाद देखिएगा पंचभुज, पंचभुज में भुजाएं कितनी हो गई, 6। 6 के बाद यहाँ आ गया, इसमें भुजाएं होगी 7। देखिएगा यहाँ पर कितनी भुजाएं हो रही है, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई। तो दोस्तों यहाँ जो डायग्राम आएगा उसके अंदर कितनी भुजाएं होने वाली है, 7 होने वाली है। देखिएगा 7 भुजाएं किसमें मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। दोस्तों ऐसे जब ऑप्शन मिले तो आराम से उनको गिन लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। इसमें 8 है और हमारा ऑप्शन होने वाला है 7 का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी हुई श्रृंखला को जारी रखेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक श्रृंखला दे रखी है डायग्राम के माध्यम से, और उस श्रृंखला को जारी रखा हुआ है। ये श्रृंखला किस आधार पर बढ़ रही है उसको अपने को पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका अगर मैं ये वाला कोना देखता हूँ डॉट वाला, तो ये वाला डॉट वाला कोना क्या हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसकी डायरेक्शन दोस्तों ये थी और इसने अपनी डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल में चेंज कर ली, और चेंज कैसे की, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में।
फिर यहाँ से इसने अपनी स्थिति इस प्रकार से चेंज कर ली, इसके बाद अपनी स्थिति इस प्रकार से चेंज कर ली, इसके बाद इस प्रकार से। तो अब जो इसकी स्थिति आने वाली है कुछ इस प्रकार से आने वाली है दोस्तों, किस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार से। इस तीर को देखिएगा, ये भी अपनी स्थिति कितने डिग्री में बदल रही है, 90 डिग्री में बदल रही है। देखिएगा यहाँ से ये 90 डिग्री चेंज हुआ, यहाँ आया, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, तो अब यहाँ से कहाँ आने वाली है, ऊपर आने वाली है। तो ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा डायग्राम क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का अंदर आंसर क्या होने वाला है अपना, 4 के अंदर आंसर होने वाला है बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखे। दोस्तों ये तीनों जो क्वेश्चन आए हैं बैक टू बैक एक ही टॉपिक से आए हैं और किससे आए हैं, जो आपके फिगर मैट्रिक्स होती है उससे आए हैं ना, श्रृंखला को जारी रखने वाले टॉपिक से आए हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर त्रिभुज को रोटेट किया हुआ है दोस्तों, क्या किया हुआ है, रोटेट। तो यहाँ पर इस प्रकार से घुमा है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कहा हुआ है, कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिएगा इनके अंदर हमें संबंध देखना है दोस्तों। सबसे पहले तो देखिएगा पहला जो चित्र है इसके अंदर यहाँ पर एक वर्ग है वो कुछ इस प्रकार से है। सेकंड वाले डायग्राम के अंदर ये कहाँ आ गया है, यहाँ ऊपर आ गया है दोस्तों। इसने अपनी स्थिति यहाँ से यहाँ बदली, तो अब यहाँ से यहाँ जाते हुए ये स्थिति कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर जाते हुए कुछ स्थिति इस प्रकार से होने वाली है। तो ये वर्ग यहाँ पर आने वाला है, पहली बात तो ये होने वाली है। तो ऐसा जिस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, अपना ए या डी में से कोई भी एक आंसर होने वाला है। तो देखिएगा अब त्रिभुज किस प्रकार से स्थिति बदल रहा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से त्रिभुज यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए और आधी स्थिति इन्हें यहाँ पे बदली है, तो इस डायग्राम में यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से जब ये स्थिति बदलेगा तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से आने वाली है। किस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है, कौन सी आकृति विषम है। दोस्तों इसको एंगल के आधार पर देखना चाहें अपन, तो यहाँ बन रहा है 45 डिग्री एंगल, यहाँ 45, यहाँ 45, पर यहाँ 135 और 90 बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, एंगल वाला कोई और ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जो ये जो पीछे वाली आकृति है इसको देखिएगा, ये वाली आकृति कितना रोटेट कर रही है, 90 डिग्री रोटेट कर रही है। देखिएगा यहाँ से यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गई, यहाँ से ये 90 डिग्री चेंज हुई। तो दोस्तों यहाँ से ये आकृति कुछ यहाँ से इस प्रकार से बननी चाहिए थी, तो ये यहाँ पर नहीं बनी है। उसके बाद में वापिस ये आकृति यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगी। तो जो विषम आकृति होने वाली है वो क्या होने वाली है, डी होने वाली है। इस प्रकार से कुछ आकृति बननी चाहिए थी, ये कोना इसका इस प्रकार से आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी क्या है, इसके अंदर विषम है। डी किस ऑप्शन के अंदर होने वाला है, डी होने वाला है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। किसके अंदर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपना आंसर क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। और डी इसमें विषम कौन है, इसके अंदर विषम है डी, ये इसके अंदर विषम होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिएगा किस प्रकार से कहा हुआ है, विषम का चयन कीजिए। दोस्तों इसके अंदर भी हमें क्या करना है, विषम का चयन करना है। 4 डायग्राम हमें दिए हुए हैं और 4 डायग्राम के अंदर इनके अंदर सबसे भिन्न कौन है, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको अपने को पता लगाना है। तो देखिएगा दोस्तों इस वाले डायग्राम को अगर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा लेता हूं, इस प्रकार से है, और घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से घुमाऊंगा तो डायग्राम इस प्रकार से बनने वाला है। इसके बाद देखिएगा इसको वापस घुमाऊंगा तो यहां से ये इस प्रकार से बनने वाला है, जबकि दोस्तों मैं इसको घुमाऊंगा वापस तो ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ पर जो विषम आकृति है वो क्या दे रखी है, डी दे रखी है। इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा के कैसे घुमा दिया है, क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ये विषम आकृति होने वाली है डी, और डी अपना किस ऑप्शन के अंदर होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दोस्तों जो दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनता है या तो अपने राइट साइड में बनेगा या अपने लेफ्ट साइड में बनेगा, और अपने को जल प्रतिबिंब निकालना है या तो अपने टॉप में बनेगा या अपने
बॉटम में बनेगा। इस प्रकार से बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से इधर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनने वाला है। दोस्तों जो दर्पण के सबसे पास में होगी वो सबसे पास में बनने वाली है। तो सबसे पास में कौन सा हिस्सा बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से ये हिस्सा बनने वाला है इस प्रकार से। तो देखिएगा ये वाली आकृति किसके अंदर दिख रही है, किसी के अंदर नहीं है, ना तो बी ना डी ना ए। तो तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं, तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आपने अब तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड क्लास मिलने वाली है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कैसा क्या होता है, राइट या लेफ्ट में होता है, जबकि जल प्रतिबिंब क्या होगा, या तो आपके टॉप में होगा या बॉटम में होगा। तो दोस्तों यहां से इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसके नीचे की तरफ यहां से इस प्रकार से बनने वाला है, यहाँ पर दर्पण आने वाला है। तो देखिएगा इसका क्या होने वाला है, ये आपकी आकृति दी हुई है दोस्तों यहाँ से। तो दर्पण के अंदर ये आकृति सबसे पास में आने वाली है। तो सबसे पास में ये वाला हिस्सा नहीं होने वाला है, ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है। चलिएगा और ये वाला आकृति आपके सबके पास में होने वाली ये हो गई। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो आकृति है ये सबसे क्या होने वाली है, दूर होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ये देखिएगा इसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पर खाली वाली आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो अपन क्या देखेंगे, जल प्रतिबिंब देखेंगे। तो जल प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके किससे होने वाला है, ये होने वाला है ज्योग्राफी, इससे होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपना फिर से किससे होने वाला है, कथन और निष्कर्ष से होने वाला है। कथन दिए हुए हैं हमें दो, तो उपरोक्त में से कौन सही उत्तर चुनना है अपने को, है ना। तो देखिए दोस्तों कथन क्या दिया हुआ है, कथन हमें फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। हमें कथन दिया है और जनरली दोस्तों ये होता है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया कथन फर्स्ट। और सेकंड देखिए कथन सेकंड क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन और फेरबदल करते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं ये मंत्रियों के बीच में विभाग का आवंटन और फेरबदल करते हैं। ये दो कथन हो गए हैं और दो कथन के बाद में हमें क्या कह रखा है, उपरोक्त कथनों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। कथन ए, दोस्तों ये बिल्कुल दोनों कथन ही सही है। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल उनको मंत्री वाला पद देते हैं और उनके अंदर फेरबदल भी कर सकता है मुख्यमंत्री। और किसके द्वारा कराया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो ये इसका आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 33। ये भी नहीं होने वाला है, आगे बढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 अपना फिर से किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। तो चलिएगा इसको करने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में कहा हुआ है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपने को अगला पद क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है, बी के बाद देखिएगा दोस्तों अगर इसको मैं डायरेक्टली करना चाहूँ, इनके क्रमांक नहीं लिखूं तो भी डायरेक्टली मेरे से हो रहा है दोस्तों। और कैसे हो रहा है, तो देखिएगा बी के बाद में अगर मैं सी को छोड़ देता हूं तो क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद में अगर ई को छोड़ देता हूं तो एफ आएगा। एफ के बाद में जी को छोड़ देता हूं एच आएगा। इसके बाद में आई को छोड़ूंगा क्या आएगा, जी आएगा। क्या आने वाला है, जे। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो होने वाला है गलत। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, लास्ट वाला ऑप्शन में क्या है, एम एन ओ पी, तो क्या आएगा, क्यू। लास्ट में क्या आएगा, क्यू। इसका मतलब फर्स्ट में जे आएगा, लास्ट में आएगा क्यू। जे और क्यू किस ऑप्शन में है दोस्तों, जे और क्यू ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो जे आर क्यू बीच वाला अपन ने हल नहीं किया है तो भी अपना आंसर आ गया है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन किसी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। और 47 को करने का प्रयास करते हैं।
तो चलिएगा देखिएगा 14 क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ दिया हुआ है Q और T, L और O, S और P और CP, CF, और इनके अंदर हमें क्या पूछा हुआ है कि विषम का चयन करें। किसका चयन करें? विषम का चयन करें। हमें विषम का चयन करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका जो नंबर है वो नंबर लिख देना है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा टी किस नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर, ठीक है। देखिएगा ओ किस पर आता है, एल आता है 12 पर, एल किस पर आता है 12 पर, और ओ आता है 15 पर, किस पर आता है 15 पर आता है। इसके बाद देखिएगा एस, पी क्यू आर, एस और टी ये आता है 19 नंबर पर, किस पर आता है 19 पर, पी आता है 16 नंबर पर, कितने नंबर पर 16 पर, सी आता है 3 पर, और एफ कितने पर आता है, ई एफ ये आता है 6 नंबर पर, और ये आता है 20 पर, और ये कितने पर आता है, क्यू आता है 17 पर। तो देखिएगा इनके बीच संबंध क्या आ रहा है, पहला अक्षर दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर कितना अंक ज्यादा है, 3 अंक ज्यादा है, 17 से हो गया 20, यहाँ देखिएगा यहाँ हो गया 12 से 15, क्या हो गया 12 से 15, थर्ड वाले में देखिए यहाँ 19 से 16 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर -3 हुआ है ना, बाकी सब में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। यहाँ 3 से हो गया 6, क्या हो गया 3 से 6, इसका मतलब इसमें भी हो रहा है +3। तो हर डिजिट के अंदर +3 हो रहा है, लेकिन जो एसपी वाला है ये भाग, इसके अंदर क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो हमारा विषम क्या होने वाला है, एसपी होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर 47 के अंदर एकदम सही होने वाला है, क्योंकि सब में हो रहा है +3 और इसमें हो रहा है आपके -3, तो ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा ये क्वेश्चन नंबर होने वाला है अपना 49, ये फिर से अपना किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याएं एक को छोड़कर एक निश्चित संख्या निश्चित तरीके से समान है, और जो विषम है इस विषम का अपने को क्या करना है, चयन करना है। चार ऑप्शन दोस्तों अपने को दिए हैं, चारों ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है ये आपस में क्या रखते हैं, समानताएं रखते हैं, और एक ही ऑप्शन आपका भिन्न होने वाला है, और 21 पैटर्न पर समानताएं रखते हैं उसको अपने को फाइंड करना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से मैं 114 में से तीनों अंकों को जोड़ता हूँ, कितने आएंगे 6, 4 और 2 6, इसका मतलब ये किसे विभाजित है, ये 3 से भाज्य है, 3 में इसका भाग जाता है। उसके बाद देखिएगा 5 और 7 को जोड़ता हूं तो आते हैं 12, और 3 की भाज्यता के नियम के अनुसार इसके अंदर भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग चला गया, इसमें भी 3 का भाग चला गया। 8 और 1 को जोड़ता हूं तो 9, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाता है। दोस्तों इन तीनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है, लेकिन जब मैं इसको जोड़ता हूं 133 को, तो 3 और 3 6 और 1 7, और 3 की भाज्यता के अनुसार इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन 133 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों सबसे विषम क्या होने वाला है, डी होने वाला है 133, 3 की भाजकता के नियम के अनुसार। बाकी हुई तीनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है, और चौथी जो संख्या है 133 इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। तो इस आधार पर कौन विषम होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी आपका विषम होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में जो आंसर होने वाला है डी होने वाला है 133। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 भी अपना किससे होने वाला है, रीजनिंग से होने वाला है। चलिएगा इसके अंदर क्या कहा हुआ है हमें, वह युग्म याद कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो दोस्तों 3 के अंदर ऐसा युग्म दिया हुआ है जो आपस में समानता रखता है, लेकिन एक क्या होने वाला है, भिन्न होने वाला है। तो चलिएगा क्या होने वाला है, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या दिया है, ऊंट और ऊंचा। तो दोस्तों ये ऊंट की विशेषता होती है कि क्या होता है, वो ऊंचा होता है, क्या होता है ऊंचा, ये विशेषता के ऊपर आधारित है। देखिएगा यहाँ पर बाघ की विशेषता होती है कि वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा पक्षी क्या करते हैं, चहचहाहट, ये इनकी विशेषता होती है। लेकिन कछुआ और तेज ये दोस्तों एक दूसरे से विषम है। कछुआ क्या होता है, धीरे चलता है, ये उसकी विशेषता में आता, तो सही था। इन तीनों की विशेषताएं सही बता रखी है दोस्तों, इनकी प्रकृति के अनुसार बता रखी है, लेकिन बी के अंदर कछुआ को तेज बता रखा है, इसकी विशेषता उल्टी बता दी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, ये इसके अंदर सबसे विषम होने वाला है, क्या होने वाला है, विषम होने वाला है। तो अपना आंसर होने वाला है कछुआ और तेज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, नीचे दिए गए शब्द एक को छोड़कर किसी न किसी तरह से समान है। दोस्तों एक शब्द को छोड़कर बाकी शब्द क्या है, आपस में समान है, और जो विषम है ये अपने को बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर दिया है ए केला, उसके बाद देखिएगा अंजीर, उसके बाद देखिएगा आड़ू, और एक हो गया अपना आलू। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो देखिएगा यहाँ केला क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यहाँ अंजीर सॉफ्ट होता है, आलू सॉफ्ट होता है, और यहाँ विषम क्या होने वाला है, आड़ू होने वाला है, क्या होने वाला है, आड़ू, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है। सॉफ्ट और हार्डनेस के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ था,
तो इसके ऊपर आंसर होने वाला है आड़ू। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अपना होने वाला है। देखिएगा इसके अंदर क्या हो रखा है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट में पेंटागोन, दोस्तों पेंटागोन को लिखा हुआ है इस प्रकार से DQSOFBMP, इस प्रकार से लिखा हुआ है और इस वर्ड को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अपने को पूछा है तो इस वर्ड को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रखा है। इस पैटर्न को अपने को क्या करना है, डिकोड करना है। ये कोडिंग और डिकोडिंग से होने वाला है। तो चलेगा सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं हम। और डिकोड कैसे करेंगे तो देखिएगा ये होने वाला है आपका पेंटागोन, PENTAGON, पेंटागोन। और पेंटागोन को किस तरह से लिखा गया है तो देखिएगा ये हो गया DQ, उसके बाद SOSOFBMP। तो दोस्तों इसके अंदर हमें फाइंड करना है। देखिएगा सबसे पहले P को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। P का जो क्रमांक होता है वो होता है 16, E का होता है 5, इसका देखिएगा D का होता है 4 और Q का होता है 17। क्या होता है 17। देखिएगा यहां पर S का होता है 19 और O का होता है 15 और यहां देखिएगा T का होने वाला है 20, कितना होने वाला है 20 होने वाला है। और N का कितना होने वाला है LMN 12 13 14 होने वाला है। कितना होने वाला है 14। यहां से दोस्तों हमारे पास कोड डिकोड हो गया है। क्या हुआ है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे P से हुआ है यहाँ पर Q, क्या हुआ है Q यानी हुआ है +1, क्या हुआ है +1। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से देखिए क्रॉस में, तो यहाँ 5 से हो गया है 4, तो यहाँ हुआ है -1। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस में ले रखा है, एक बार प्लस कर रखा है, एक बार क्या कर रखा है माइनस कर रखा है। क्या कर रखा है माइनस कर रखा है। तो यहाँ पर किया हुआ है +1, यहाँ -1, यहाँ +1 -1, यही पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने को आंसर देना है। तो आंसर देंगे तो देखिएगा अपने को किसका आंसर देना है, ब्यूटीफुल का आंसर देना है। देखिएगा दोस्तों तो बी। तो जब सेकंड नंबर पर यहाँ पे जो अक्षर आने वाला है, क्या आने वाला है, इसे +1 कर दीजिए तो बी के बाद आ जाएगा सी। तो सेकंड स्थान पर क्या आने वाला है, सी आने वाला है, ये भी नहीं है। बी के बाद क्या आने वाला है, सी आने वाला है, ये भी नहीं होगा। देखिएगा ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक हो सकता है, बी और सी में से एक हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और लास्ट वाला चेक करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जी है, इस जी के अंदर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिएगा यहाँ है एफ, और एफ के अंदर अगर मैं +1 करता हूं तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। तो ए भी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं, तो आंसर होगा तो क्या होगा, अपना आंसर नंबर बी होने वाला है। और इस पर सीरीज जो चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, एक दूसरे के दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, इस प्रकार से सीरीज कर रही है। इसको अपने को डिकोड करना था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट अपना है 53। कौन सा है 53। तो देखने का, इसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में प्रिजन को क्या लिखा जाता है, RPKQOL लिखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर CRACKS को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको अपने को डिकोड करना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर P का जो क्रमांक होता है 16 होता है, उसके बाद देखिएगा R का 18, और यहाँ पर देखिए हम R का कितना है 18 है और P का कितना है 16 है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हो रहा है +2, क्या हो रहा है +2, यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है -2। आगे देखिएगा यहाँ आ गया I का कितना होता है 9, इसके बाद देखिएगा K का कितना होता है 11। एक बार +1 +2 -2 इस डिजिट को फॉलो किया हुआ है। तो एक बार अपने को करना है +2, एक बार -2, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो देखिएगा अपना इसका अपने को फाइंड करना था C, और C के अंदर मैं +2 करता हूं तो C के अंदर क्या हो जाएगा D और E। इसके बाद देखिएगा -2 करेंगे तो यहाँ से P के बाद क्या होने वाला है Q और R, इसका मतलब ये इसका आंसर होने वाला है EP। इसके बाद देखिएगा इसको भी देखते हैं C, लास्ट वाले डिजिट को देख लेते हैं। लास्ट वाला डिजिट क्या रहा है S, इसके बाद क्या आने वाला है, तो फिर देखिएगा दोस्तों Q और S, इसका मतलब आंसर होने वाला है ये। यहाँ +1 और -1 कर रखा है, इसको देखिएगा है ना। तो इस आधार पर क्या करना है, अपना आंसर जो होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर C इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्या होने वाला है अपना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 भी दोस्तों किससे होने वाला है, रीजनिंग से होने वाला है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में अर्जेंटीना को दोस्तों क्या लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इस रूप में लिखा गया है। और अपने को पूछा हुआ है इसमें इंजन को क्या लिखेंगे, ये अपने को बताना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है, हूबहू इसकी क्या करनी है, इसके मान हूबहू अपने को पुट करना है, या कह सकते हैं चीटिंग करनी है। तो देखिएगा सेम जो डिजिट है उसी के मान इसके अंदर रखने हैं अपने को ई। दोस्तों ई यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर ई है। तो देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर 1 2 3 4 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले अपना क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क आने वाला है। लास्ट में भी क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब आंसर ये अपना हो सकता है, इसके साथ में देखिएगा ये भी अपना आंसर हो सकता है। तो चलिएगा सेकंड डिजिट को देखते हैं अपन। सेकंड डिजिट में आर, इस आर को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो अपने को लिखना है एन, इसका एन। और एन को क्या लिख सकते हैं, लास्ट सेकंड में है तो एन को क्या लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं, ये हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। बाकी ऑप्शन एकदम क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं। देखिएगा इसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या कहा हुआ है, हमें एक शब्द दिया है, उस शब्द दिया है एम्पल। और एम्पल को कितना लिखा है, 47 लिखा है। तो दोस्तों अपने को सबसे पहले तो डिकोड करना है इस एम्पल को, क्या लिखा है 47, और ये किस प्रकार से लिखा है। तो देखिएगा यहां मैं लिखता हूं एम्पल, AMPLE एम्पल। तो एम्पल का हो गया दोस्तों A का 1, M का हो जाता है 13, P का हो जाता है 16, L का 12 और E का 5। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ हो गया 13 और 1 14, 14 और 6 हो जाएगा 20 और 30, 30 और 12 42, 42 और 5 कितना होने वाला है, 47 होने वाला है। इसका मतलब क्या कर रखा है दोस्तों, इनके जो क्रमांक है, क्रमांक लिख के उनको जोड़ रखा है। और क्रमांक लिख के दोस्तों इनको अपन जोड़ेंगे, किसको किसका अपने को ज्ञात करना है, तो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों एम्पलीफाई का किसका करना है, एम्पलीफाई का करना है। तो देखिएगा एम्पलीफाई का होने वाला है 1, M का होने वाला है 13, P का 16, L का 12 और HI इसका मतलब होने वाला है इसका 9, F का EF के बाद में होने वाला है 6 और Y का होने वाला है 25। देखिएगा इसको ऐड कीजिएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 0, 0 2 हो गए, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, लास्ट डिजिट आने वाली है 2। लास्ट डिजिट दोस्तों इसी के अंदर 2 आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 82 इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। 52 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो दोस्तों जब टोटल करें, टोटल करते समय ध्यान रखिएगा इसमें कहीं चूक नहीं जाएगा कि आंसर अपना क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 56। और क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, राइट को लिखा गया है 8295, क्या लिखा गया है 8295। तो देखिएगा और नाटो को लिखा हुआ है 6347, और ये पेंथर को लिखा गया है इस प्रकार से। और अपने को इस प्रकार से इसका कोड क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। दोस्तों जब ज्यादा से एक से ज्यादा अपने को क्या दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, तो अपने को ज्यादातर आइडिया क्या लगाना है कि कहीं ना कहीं उसी अक्षर में से अक्षर को उठाया गया है और रखा गया है। तो देखिएगा इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है। तो अपने को ज्ञात करना है किसका, तो प्रिंटर के लिए कोड क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर P आ रहा है, क्या आ रहा है, P आ रहा है। P तीसरे नंबर पर है, इसका क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। यहाँ P पहले नंबर पर है, इसका भी 9 लिखा हुआ है। इस P की जगह भी क्या आएगा 9 आने वाला है। और 9 किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सिर्फ A के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर A इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को भी देखिएगा साथ में। अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज ने कहा, क्या कहा, राज ने कहा उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है। दोस्तों मेरी माँ के पिता क्या होने वाले हैं, मेरे पिता होने वाले हैं। और मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी क्या होने वाली है, मेरी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी माँ मेरी माँ के पिता। दोस्तों मेरी माँ का जो पिता है वो मेरे क्या होने वाले हैं, मेरे नाना होने वाले हैं। और मेरे नाना की पत्नी क्या होने वाली है, नानी होने वाली है। तो देखिएगा राज का उस महिला से, दोस्तों उस महिला से, राज का महिला के पिता से, महिला के पिता से क्या संबंध होने वाला है दोस्तों, वो नवासा होने वाला है, नवासा होने वाला है। अपन कह सकते हैं नवासा होने वाला है, आपके द्वैता होने वाला है, द्वैता भी इसको कह सकते हैं अपन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा है, देखिएगा
सुरेंद्र ने, चलेगा क्वेश्चन नंबर क्या है 58, और 58 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है सुरेंद्र ने अजय से कहा वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर। दोस्तों मेरी जो माँ है, मेरी माँ का ससुर कौन होने वाला है, मेरे दादाजी मेरी माँ का क्या होने वाले हैं, ससुर होने वाले हैं। तो ससुर की क्या है, पोती है, ससुर की क्या है, पोती है। तो मेरे दादाजी की पोती होने वाली है, इसका मतलब मेरे दादाजी की पोती है, इसका मतलब या तो मेरी बहन होने वाली है, क्या होने वाली है, बहन होने वाली है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, जिनका केवल एक ही, क्या कहा हुआ है, जिनका केवल एक ही बेटा है। दोस्तों साथ में क्या कह रखा है, केवल एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों लड़की का सुरेंद्र से, तो सुरेंद्र के लिए लड़की क्या होने वाली है, दोस्तों सुरेंद्र के लिए लड़की होने वाली है उसकी बहन, क्या होने वाली है, बहन। तो ऑप्शन नंबर 58 के अंदर जो आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन सही होने वाला है। 58 के अंदर उसकी बहन होने वाली है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद देखते हैं, और चलिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के बाद चलेगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 अपना फिर से किसका होने वाला है, रीजनिंग का होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 69 किससे संबंध है, कथन और धारणाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथन और धारणाओं से संबंधित है। चलिएगा कथन दिया हुआ है, जब लोग पूछते हैं कि आपके घर को किसने पेंट किया है, तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया हुआ है। दोस्तों अपने को कोई अपने घर पे मेहमान आए और तभी अपने से पूछते हैं कि आपका घर बहुत उत्कृष्ट है, तो कब पूछते हैं, जब अपना घर का जो रंग है, अपने जो पेंटिंग की है बहुत अच्छे से की होगी या बहुत ही खराब की होगी, तभी अपने पूछ सकते हैं। इसके ऊपर अपने को धारणाएं देखनी है, क्या क्या धारणाएं लोग ले सकते हैं। तो देखिएगा लोग चाहते हैं कि आप उत्कृष्ट पेंटिंग के मापदंड, जो मानदंड है बताएं। अपने से कोई दोस्तों ये अपनी तारीफ कर रहा है तो ये अपने से पूछना चाह रहा है कि उसके अंदर आपने कैसे किया है, इसका मतलब ये धारणा भी सही होने वाली है। अब देखिएगा सेकंड धारणा, अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते हैं। दोस्तों ये दोस्तों गलत होने वाला है, क्योंकि जब पेंटिंग गलत होती है तब भी पूछते हैं और सही होती है तब भी पूछते हैं। तो फर्स्ट धारणा इसका अनुसरण करने वाली है, सेकंड इसका अनुसरण नहीं करने वाली है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होने वाला है, केवल एक ही निहित है, क्या है, केवल एक ही निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 भी कथन और धारणाओं से संबंधित है दोस्तों, और कथन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक बस एजेंसी ने बोर्ड बैठक के बाद यात्रियों का किराया 10% बढ़ाने का निर्णय लिया। दोस्तों इन्होंने बैठक की और बैठक के बाद क्या निर्णय लिया कि 10% इनका किराया बढ़ाना चाहिए अपने को। उसके ऊपर अपन धारणाएं क्या बना सकते हैं, तो धारणाओं के अंदर देखिएगा क्या क्या अपन धारणाएं बना सकते हैं। सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी। दोस्तों ये नहीं कह सकते हैं कि सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी, किराए बढ़ाने से उसके अंदर भारी गिरावट आए ये जरूरी नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कथन सेकंड क्या कहता है, अन्य बस एजेंसियां भी अपना किराया बढ़ाएगी। तो दोस्तों इसको देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि अन्य एजेंसियां भी किराया बढ़ा दे, क्योंकि एक को देखकर दूसरी अपना किराया बढ़ाया या कम करे ये अपन नहीं कह सकते हैं। तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर होने वाला है डी अपना सही, न तो एक और न ही सेकंड। इसका मतलब इन दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, ये इसका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है, और डी रहने वाला है न तो एक और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, अगला 71 है, क्या है 71। चलिएगा 71 क्या कहता है, नीचे अपने को कथन दिया है दोस्तों, और कथन के ऊपर क्या दे रखी है, अपने को धारणाएं दे रखी है। चलिएगा कथन क्या दे रखा है, मैं स्थान एक्स पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों मैं किसी जगह पर गया हूं, कोई भी स्थान है और वहां पर मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके ऊपर धारणाएं क्या क्या हो सकती है, अपने को वो धारणाएं बतानी है। तो चलिएगा फर्स्ट जो अपने को धारणा दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्थान एक्स पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों वहां पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं हो, इसी वजह से वो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहा हो। तो ये अपनी धारणाएं सही हो सकती है, क्योंकि वह वहां पे क्या नहीं कर पा रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और आगे देखिएगा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है ना, आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये इसकी धारणा सही नहीं हो सकती है। तो धारणा सेकंड गलत होने वाली है, वो धारणा फर्स्ट ही इसका अनुसरण करने वाली है। तो जो इसका आंसर होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, केवल धारणा एक निहित है। क्या है, केवल धारणा एक निहित है, एक्स पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 भी अपना किससे होने वाला है, कथन और तर्क से होने वाला है। तो देखिएगा कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या हर लड़की को
आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। कथन दे रखा है, कथन कह रखा है कि हर लड़की को आत्मरक्षा का क्या लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके ऊपर तर्क क्या दिए हुए देखिएगा, नहीं वे मर्दाना हो जाएंगे। दोस्तों मर्दाना होने से क्या है कि वो लड़ाई करते मर्दों से लड़ाई करेंगे, ऐसा करेंगे। तो दोस्तों ये वाला तर्क सही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोस्तों को महिलाओं को आत्म रक्षा करनी आनी चाहिए दोस्तों, है ना, आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए ताकि वो अपराध से अपना बचाव कर सके। तो ये ऑप्शन तो इन्होंने तर्क दिया है वो गलत दिया है कि वो मर्दाना हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो देखिएगा सेकंड क्या दिया हुआ है, हाँ इससे उन्हें अपने विरुद्ध अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलेगा। दोस्तों ये होने वाला है सही, क्यों होने वाला है, क्योंकि अपराध से उनका क्या हो जाएगा, आत्मरक्षा हो जाएगी, उनका क्या हो जाएगा, अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में वो क्या हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी। तो ये होने वाला है सही तर्क और ये होने वाला है गलत तर्क। तो सेकंड तर्क अपना सही होने वाला है। तो देखिएगा केवल तर्क सेकंड मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है कि तर्क सेकंड इसका अनुसरण करता है या सेकंड तर्क ही इसका क्या है, मजबूत है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 भी अपना किससे होने वाला है, कथन और तर्क से होने वाला है। तो चलिएगा कथन और तर्क से होने वाला इसको करनेगा, क्या बाघों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने कहा है कि क्या बाघों से अवैध जो उनका शिकार हो रहा है उस शिकार पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर तर्क दिए हुए हैं दोस्तों, क्या तर्क दिए हुए हैं देखिएगा, हाँ शिकारी अपनी आजीविका खो रहे हैं। तो दोस्तों ये तर्क एकदम सही नहीं हो सकता है। तो शिकारी अपनी आजीविका खो रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाघों को मार दिया जाए। तो ये तर्क क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि शिकारी की आजीविका चलाने के लिए हम बाघों को नहीं मार सकते हैं। तो ये तर्क तो इसने एकदम सही गलत दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट सही पकड़ में आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, हाँ बाघ खतरनाक जानवर है और इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दोस्तों बाघ खतरनाक जानवर ये हमें पता है, लेकिन हमें उन इलाकों में ही क्यों जाना है, उनके सुरक्षित क्षेत्र में ही क्यों जाना है जहां बाघ रह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हाँ बाघ खतरनाक जानवर है और इंसानों के लिए खतरा है। दोस्तों आपको उनके पास में जाना ही नहीं है। तो ये तर्क भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क गलत होने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। दोनों दोस्तों ही तर्क दे रखे हैं, दोनों ही तर्क एकदम बेकार दे रखे हैं, दोनों ही तर्क का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 74। चलेगा 74 भी किससे रहने वाला है, अपना कथन और तर्क से रहने वाला है। दोस्तों एक बात तो आपने नोट कर ली होगी, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष और कथन और कार्रवाई, इनसे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलेगा कथन दिया हुआ है हमें और कथन क्या दिया है, क्या 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए। दोस्तों ये फुटबॉल की श्रृंखला है आगामी, उसके ऊपर कथन दिया है और क्या दिया है कि 3 वर्षों में होने वाले आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके ऊपर तर्क क्या दे रखे हैं, हाँ वर्तमान कप्तान सेवानिवृत्त के करीब है और भविष्य के लिए नए कप्तान को तैयार करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसमें ऐसा तो नहीं कहा हुआ है कि जो नया कप्तान, जो अभी वर्तमान कप्तान है वो सेवानिवृत्त होने वाला है, ये अपने को कथन के अंदर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये अपने मन से बना रहा है। दोस्तों जैसा जब भी ऐसे मन से बनाने लग जाए इसका मतलब वो क्या होने वाला है, तर्क गलत होने वाला है, क्योंकि तर्क जो है वो कथन के अंदर ही निहित होना चाहिए। ये आपका तर्क फर्स्ट गलत होने वाला है। सेकंड देखिएगा, हाँ वर्तमान कप्तान का टीम चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो दोस्तों ये भी नहीं होने वाला है, ये भी इसकी जानकारी भी हमें कहां नहीं दे रखी है, कथन में नहीं दे रखी है कि हाँ वर्तमान कप्तान का टीम चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये जानकारी हमें नहीं दे रखी है कथन में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जानकारी हमें कहा नहीं है, कथन में नहीं है। तो न तो फर्स्ट और न सेकंड दोनों ही मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भी अपना किससे होने वाला है, रीजनिंग से होने वाला है। चलेगा ये भी क्वेश्चन किससे संबंधित है, पिछला क्वेश्चन अपना कथन और तर्क से संबंधित था और ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। चलेगा कथन क्या दिया हुआ है अपने को, कथन दिया हुआ है जो लोग समय के पाबंद है वे जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों कथन दिया है कि जो लोग अपने समय के पाबंद होते हैं वे जीवन में क्या होते हैं, अक्सर सफल हो जाते हैं। और शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है। दोस्तों सेकंड कथन दिया है हमें, शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है। तो देखिएगा शीतल एक सफल व्यक्ति है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कहा हुआ है,
शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है, इसका मतलब साथ में कथन दिया है जो लोग समय के पाबंद है वो जीवन में सफल होते हैं, इसका मतलब शीतल भी एक क्या है, सफल व्यक्ति है। तो एक कथन निष्कर्ष एक इसका क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। साथ ही देखिएगा शीतल एक उद्यमी है। उद्यमी मतलब दोस्तों हो गया व्यापारी। दोस्तों यहाँ ये जानकारी हमें कथन में नहीं दे रखी है कि शीतल क्या करता है, क्या उसका बिजनेस है या नौकरी है या उद्यम करता है, ये वाला जानकारी इसमें नहीं दी हुई है। तो ये क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो इसके अंदर फर्स्ट तो अनुसरण कर रहा है लेकिन सेकंड अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 भी फिर से किसका होने वाला है, यह आपके कथन और निष्कर्ष का होने वाला है। और क्या कह रहा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को शाम तक या तो अपना इस्तीफा सौंपने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा है। उनमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, 2 ने तो अपना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। उनमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, ये अपने को पत्र में कहा है। और निष्कर्ष में क्या किया रखा है, देखिएगा निष्कर्ष में किया रखा है शेष एक मंत्री शाम तक इस्तीफा दे देगा। दोस्तों ये निष्कर्ष दे रखा है। और सेकंड निष्कर्ष क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। दोस्तों अगर वो शाम तक इस्तीफा दे देता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इस्तीफा नहीं देता है तो उसके खिलाफ क्या होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो दोस्तों या तो फर्स्ट होने वाला है या सेकंड होने वाला है। दोस्तों दोनों में कोई भी एक होने वाला है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक कार्रवाई होने वाली है, या तो इस्तीफा दे देगा और इस्तीफा नहीं देगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी आपका किससे संबंधित होने वाला है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित होने वाला है। तो चलिएगा कथन क्या कहा हुआ है, कथन कहा हुआ है कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है। कृति क्या करती है, हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है और वह एक संस्कारी लड़की है। दोस्तों क्या कहा हुआ है कि वह एक क्या है, संस्कारी लड़की है और इस डांस एकेडमी से वो नृत्य सीखती है। इसके ऊपर अपने को निष्कर्ष दिया है और निष्कर्ष क्या दिया है, इस तथ्य के अलावा कि वह नृत्य सीखती है, कृति का एक और गुण सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। दोस्तों अगर वो संस्कारी है, क्या है, संस्कारी है, तो उसका सभी के साथ में व्यवहार क्या होगा, अच्छा ही होगा। देखिएगा सेकंड कथन क्या कह रहा है, जो लोग नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो दोस्तों अपन ये नहीं कह सकते जो नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा हो, बुरे व्यवहार वाले भी नृत्य सीख सकते हैं। तो ये इसका अनुसरण नहीं करेगा। अनुसरण करने वाला है कथन, निष्कर्ष फर्स्ट इसका अनुसरण करने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल जो फर्स्ट निष्कर्ष है वह इसका अनुसरण करता है। ये 77 में आंसर होने वाला है बी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 के बाद 78 और 78 भी दोस्तों किससे संबंधित है, कथन और कार्रवाई से संबंधित है। चलिएगा देखिएगा 78 क्या कह रहा है, 78 में कथन दिया है और कथन क्या दिया है, गंभीर धुंध या स्मोग के कारण शहर में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों स्मोक चल रहा है, स्मोक की वजह से क्या हो रहा है, शहर के फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर शहर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके ऊपर अपने को कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई क्या करनी है, देखिएगा जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों अगर स्मोक और धुएं की वजह से हो रही है और जितनी भी पब्लिक है ये सार्वजनिक व्हीकल का इस्तेमाल करेगी तो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल होगा, कम से कम संसाधन है इनका इस्तेमाल होगा तो फॉग के अंदर कमी आएगी। तो सार्वजनिक जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। इससे क्या होने वाली, फॉग में कमी आने वाली है। साथ में देखिएगा अस्पतालों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अस्पतालों को स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। रोगियों को बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उनको भी अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, स्मोक से बीमारी में वृद्धि हो रही है। तो हॉस्पिटल को भी अलर्ट करना चाहिए ताकि वो भी अपनी क्या करे, व्यवस्था पुख्ता कर ले। तो ये भी क्या होने वाला है, इसका ये कार्रवाई भी हो सकती है, अनुसरण हो सकता है। साथ में देखिएगा स्वस्थ अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को देश के राष्ट्रपति, दोस्तों इतने बड़ा जो मामला नहीं है कि राष्ट्रपति के पास में भेजा जाए, है ना। तो इसका क्या हो सकता है, आंसर ये वाला नहीं होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। क्योंकि जब भी हमें दोस्तों कथन दिया हो और उस पर कार्रवाई करनी हो तो कार्रवाई ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कार्रवाई क्या होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए। और इमीडिएटली हमें कार्रवाई करनी है तो
इमीडिएटली कार्रवाई हम ये नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास चले जाए हम और प्रतिनिधिमंडल भेज दें। तो पहली और सेकंड कार्रवाई इसका अनुसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना 79 अपना अगला क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा इसको देखिएगा। और 79 भी किससे संबंधित है? कथन और कार्रवाई से संबंधित है। किससे है? कथन और कार्रवाई से संबंधित है। चलिएगा, यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो यह वास्तव में बहुत मददगार है। यह अपने कथन दिया है। इसके ऊपर अपन कार्रवाई क्या कर सकते हैं? प्रबंधन को सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की अनुमति लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि उनकी अनुमति ले। साथ में सेकंड क्या कह रखा है? प्रोटोरल टीम को विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों अनुभवी लोगों को शामिल करना है तभी तो उनसे राय ली जा रही है। इसका मतलब सेकंड अनुसरण नहीं करता है, फर्स्ट करता है। तो क्या होने वाला है आंसर? ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो इसका बी एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चित्र पैटर्न को पूरा करती है? जो इस चित्र को पूरा करती है वो अपने को बनाना है। तो देखिएगा दोस्तों, इस चित्र को पूरा करते हैं तो यहाँ किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ पर। और इस डायग्राम को पूरा करना है तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से चल रही है तो यहाँ पर भी किस प्रकार से चलेगा? इस प्रकार से चलेगा। तो ये डायग्राम यहाँ से पूरा होने वाला है। देखिएगा ये किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है? तो ये ऑप्शन आपका किसमें मिल रहा है? इसके अंदर मिल रहा है दोस्तों। किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो 80 के अंदर जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ये होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलेगा, ये आपके होने वाले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से। और 91 दोस्तों, 91 अपना फिर से किससे होने वाला है? कथन और निष्कर्ष से होने वाला है, कथन और कार्रवाई से होने वाला है। तो चलिएगा इसको करने का प्रयास करते हैं। कथन दिया हुआ है, दुपहिया वाहन चालकों के बीच सिर की चोट से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों दो पहिया वाहन चला रहे हैं और उसके एक्सीडेंट से क्या हुई है? उनकी मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो उसके ऊपर अपन कार्रवाई क्या क्या कर सकते हैं? तो यातायात पुलिस को दुपहिया वाहन चालकों हेतु चलाते समय हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सही है ना, भारी जुर्माना लगाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हेलमेट पहनेंगे तो उसमें दुर्घटनाओं में क्या आएगी? कमी आएगी। साथ में देखिएगा मुख्य मार्गों पर दुपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों मुख्य मार्गों पर अगर दुपहिया वाहनों में प्रतिबंध लगा देंगे तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास दुपहिया वाहन ही है, फोर व्हीलर नहीं है, तो उनके लिए समस्या आ जाएगी। तो ये सेकंड वाले अपन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई फर्स्ट ही कर सकते हैं कि जुर्माना इतना बढ़ा दो कि वो हेलमेट पहनना शुरू हो जाए और दुर्घटना में कमी आ जाए। तो फर्स्ट कार्रवाई सही होने वाली है। तो केवल एक अनुसरण करती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, केवल एक अनुसरण करती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिएगा 92 में क्या हो रहा है दोस्तों? 92 में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा 27 की क्या आ रही है? कमी आ रही है। देखिएगा 27 की अगर टेबल बोलते हैं तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 27 दिया 81 और 81 के बाद कितना आने वाला है? 208 आने वाला है। इसका मतलब हर बार क्या कर रखा है? -27 कर रखा है। क्या कर रखा है? -27 कर रखा है। एक 235 में से अगर -27 करेंगे तो क्या आने वाला है? 208 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। साथ ही देखिएगा 93 में क्या कर रखा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। 7 दूनी 14, 14 को वापिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 224। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 28 एकदम सही आंसर होने वाला है। साथ ही यहाँ देखिएगा नीचे दी की श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। देखिएगा 11 को 2 से गुणा किया है 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दूनी क्या नहीं होने वाला है? 110 नहीं होने वाला है। तो ये आपका गलत पद होने वाला है यहाँ पर। साथ में देखिएगा 94 में क्या आंसर होने वाला है? सी आंसर होने वाला है। चलिएगा 95 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? 95। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 12 का गुणा करता हूँ 1 से, किससे करता हूँ? 1 से, तो आएगा 12 और 12 का गुणा करता हूँ मैं 1.5 से, किससे गुणा करता हूँ? 1.5 से, तो आता है 18। 12 और 12 का आधा हो जाएगा 6, 12 और 6 18 होने वाला है। यहाँ 18 का गुणा किया हुआ है 2 से, 18 दूनी 36 और देखिएगा 36 को वापस किससे गुणा किया हुआ है? 2.5 से, इससे 2.5 से। दोस्तों इनका गुणा किस प्रकार से बढ़ रहा है? 1, 1.5,
2.5। तो यहाँ आप 90 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 90 को अगर 3 से गुणा करते हैं, 90 × 3 तो 9 × 27, 270 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 270। 270 आपके किस ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं? तो चलिएगा ऑप्शन बी आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 270 ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 में क्या कर रखा है दोस्तों? 1। ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 6 का स्क्वायर 6 छके 36, तो 7 का स्क्वायर आने वाला है 7 सते 49। ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 97 अपने को दिया है और क्या दिया हुआ है? ZXW। दोस्तों इसका क्रमांक लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले Z का कितना आता है? 26। क्या आता है? 26। उसके बाद देखिएगा X, W और X इसका हो जाएगा 24 और W का हो जाएगा 23। इसके बाद देखिएगा T का होता है 20, इसके बाद S का होता है 19 और PQR 16 17 18 इसका होता है 18। तो दोस्तों एक क्रमांक कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं 18 19 20। बीच में कितनी संख्याएं छोड़ी? 2 संख्याएं छोड़ दी, 21 और 22। कितनी जोड़ दी? 21 और 22 छोड़ दी। यहाँ कितना छोड़ा? 25। कितना छोड़ा? 25। यहाँ छोड़ा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो इस प्रकार से छोड़ेंगे तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्रमांक वाइज हमें सीरीज वाइज चलना है और यहाँ पर 1 का अंतर रखा है, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, इस प्रकार से बढ़ना है। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ऑप्शन नंबर 98 देखते हैं और 98 क्या होने वाला है? चलिएगा 98 को देखिएगा। 98 क्या होने वाला है अपना? देखिएगा क्वेश्चन क्या है? MFSVOLYDSRKT और यहाँ पर जो चिन्ह आएगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों M से अपन O पर जाते हैं तो किस प्रकार से जा सकते हैं? M के बाद में क्या आ जाएगा? L। M के बाद में N को छोड़ा, किसको छोड़ा? N। NO तो यहाँ हो गया +1 किया। क्या किया? +1 किया। M के बाद में N और O यहाँ किया +2। क्या किया? +2। O के बाद में क्या आना चाहिए? यहाँ देखिएगा S। S के बाद आया है U, PQRS। S के बाद में T और TU। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या किया है? +2। हर बार कर रखा है +2। यही पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। तो O के अंदर अगर मैं +2 करता हूँ, O के बाद आ जाएगा LMO, P और Q। तो क्या आने वाला है? Q आने वाला है। तो फर्स्ट डिजिट होने वाली है इसकी Q। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, Q आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिएगा F। F का जो क्रमांक होता है EF मतलब 6 होने वाला है। इसके बाद देखिएगा J का क्या होने वाला है? HIJ 10 होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर क्या किया है? +4 किया है। तो हर बार +4 फॉलो कर रखा है। तो देखिएगा यहाँ J के अंदर अगर मैं +4 करता हूँ, J का हो गया 10 और +4 मतलब 14। तो ये होने वाला है 12 13 14। LMN क्या होने वाला है? N होने वाला है। N वाला ऑप्शन ये होने वाला है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन ए और सी अपना आंसर हो सकता है। देखिएगा इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर थर्ड वाली डिजिट क्या कह रही है? थर्ड वाली डिजिट कह रही है S का कितना होता है दोस्तों? S का होता है 19। उसके बाद देखिएगा यहाँ Y का कितना होता है? Y का होता है 25। कितना होता है? 25। दोस्तों इसमें कितने बढ़ाए हुए हैं? +6 किए हुए हैं। कितने किए हुए? +6। पहले किए +2 फिर +3 अब +6 कर रखा है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर है अपना Y। क्या है? Y 25 और 25 में अगर मैं +6 करता हूँ, कितना करता हूँ? 6। तो आने वाला है 31। क्या आने वाला है? 31 आने वाला है। और 26 के बाद रिपीट हो जाती है और रिपीट हो जाती है तो क्या आने वाला है? E। 26 और 5 होने वाले 31 और 5 पर आने वाला है E। तो C इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 98, इस 98 का क्या आंसर होने वाला है? 98 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C QNEL। ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो साथ ही देखिएगा यहाँ पर इस डिजिट में देखिएगा P M J G और B। दोस्तों इस प्रकार से डिजिट चल रही है। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं V लेता हूँ, V के बाद देखिएगा V W X Y 3 डिजिट +3 करने पर Y आ रहा है। Y के बाद देखिएगा Z A और B +3 करने पर वापस आ रहा है B, वापस +3 करने पर E और +3 करने पर H आ रहा है। इसका मतलब V वाली श्रृंखला चल रही है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। DV हो सकता है या हो सकता है CV। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो देखिएगा आगे वाली डिजिट किस प्रकार से चल रही है? P के बाद आया है M। दोस्तों M का होता है 13 और P का होता है 16। कितना किया? -6 किया। इसके बाद में J का होता है 10। इसका बाद वापस -10 किया और G के बाद में वापस क्या कर रहे हैं? -10 कर रहे हैं। इसका मतलब D के अंदर D का होता है 4 और 4 के अंदर में +3 करता हूँ, हो जाएगा 7।
इसका मतलब ये आंसर होने वाला है एकदम सही। ऑप्शन नंबर ए डीवी इसका एकदम क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 99 के अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा, डीवी होगा। क्या होगा, डीवी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कर रखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। दोस्तों इस शब्द से अपन अगले शब्द में जाते हैं, तो इसने क्या किया है, यहां से एल को गायब कर दिया है। क्या कर दिया है, एल को गायब कर दिया है और अपने पास आ गया है BAUTIF, एल गायब हो गया। इस डिजिट से जब यहां आगे गया है तो इसने क्या किया है, इस बी को भी गायब कर दिया है। क्या कर दिया है, बी को भी गायब कर दिया है और रह गया है EAUTIFUL। तो एक बार तो पीछे से गायब किया, एक बार आगे से गायब किया। तो देखिए अब यहां पर जाएंगे तो यहां पर क्या किया है, तो यहां पर देखिएगा वापस यू को गायब कर दिया है। किसको गायब कर दिया है, यू को। तो यहां से जब हम आगे जाएंगे तो ए को गायब करेंगे, आएगा AUTL, टी के बाद में क्या है, आई और एफ। इस प्रकार से आने वाला है। ये दोस्तों किस ऑप्शन में होने वाला है, AUTIF ऑप्शन नंबर ए के अंदर होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है एकदम सटीक, वो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो ये इसके अंदर अपन ने दोस्तों जो जेल प्रहरी की सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट के अपन ने क्वेश्चन आंसर देखे। और यदि दोस्तों आपने अब तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हुए। और इसके आपके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने बन रहे हैं, तो क्या मेरिट रहने वाली है उसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं। तो चलेगा दोस्तों, अब तक आपने जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हुए और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।